तो हम कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो पेपर हुआ है हमारा 19 दिसंबर 2021 को 2016 वाला। एरर की वजह से 14 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 है स्टाफ, जो हम लेबलिंग के लिए स्टाफ लेते हैं उसका। तो सबसे पहला क्या दे रखा है इसने, सेल्फ रीडिंग स्टाफ। पहले देख लेते हैं स्टाफ जो होता है ना, यूजुअली दो टाइप का होता है। इसकी हम थ्योरी पे भी जाते हैं। ये आ गए थ्योरी पे। टाइप ऑफ लेबलिंग स्टाफ जो होता है डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, सेल्फ रीडिंग स्टाफ और टारगेट स्टाफ। टू टाइप का, सेल्फ रीडिंग और टारगेट स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है वन विच कैन रीड डायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट मैन थ्रू द टेलीस्कोप, मतलब आदमी जो है टेलीस्कोप से देख लेता है रीडिंग को, उसी के बोलते हैं सेल्फ रीडिंग स्टाफ। और जो टारगेट स्टाफ होता है ऑन द अदर हैंड कंटेन ए मूविंग टारगेट अगेन विच रीडिंग इज टेकन बाय स्टाफ मैन, मतलब मूविंग टारगेट होता है टारगेट स्टाफ में। सेल्फ रीडिंग स्टाफ जो होता है हमारा, यहाँ से पढ़े, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 5 mm, और लास्ट लाइन पढ़ें कि जनरली मेड अप ऑफ वेल सीजन वुड हैविंग लेंथ ऑफ 10 फीट या 3 मीटर। मतलब ये मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न के लिए, जिसकी डिवीज़न कितने, स्मॉलेस्ट डिवीज़न होती है 5 mm या 0.01 फीट, और टोटल लेंथ होती है 10 फीट या फिर 3 मीटर। ठीक है, इन पॉइंटों को याद रखना, आगे काम आएगा। अब आते हैं टारगेट स्टाफ पे। टारगेट स्टाफ इज़ अनदर टाइप ऑफ लेबलिंग। ऐसा दिखने में होता है दो हिस्सों में। टारगेट स्टाफ having a slide target equipped with vernier. The road consists of two sliding length, the lower one of approx 7 feet and the upper one is 6 feet. The road is graduated in feet, tenth and hundred. The vernier of the target and reading the taken 1000 part of the foot. इसे छोड़ो, बस यही याद रखना कि टारगेट स्टाफ जो होता है मूविंग टारगेट होता है उसका। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा ऑप्शंस पे। हाँ जी, तो सेल्फ रीडिंग स्टाफ पहला क्या ऑप्शन दे रखा है, स्मॉलेस्ट डिवीज़न इज़ 5 mm एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 3 मीटर। अभी पढ़ा था, तो ए का तो हो जाएगा पहला। अगर हमें ए का पहला पता है ना, तो आंसर हम यहीं से टिक कर सकते हैं, ए इज़ द राइट आंसर। और बट हमें और कंफर्म करना है, तो हमने टारगेट स्टाफ भी पढ़ लिया है। तो टारगेट स्टाफ क्या था कि मूविंग टारगेट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ें, इट हैज़ ए मूविंग टारगेट अगेंस्ट विच रीडिंग आर टेकन बाय द स्टाफ मैन। बिल्कुल वही डिटो लाइन चेप रखी है। द स्लाइडिंग टारगेट कम्स अलॉन्ग विद द वर्नियर, तो हो जाएगा डी का दूसरा। तो डी का दूसरा ए में है, बिल्कुल सही है, हमारा कंफर्म हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। फिर भी बी और सी को भी पढ़ लेते हैं। सॉलिड स्टाफ किसे बोलते हैं, इसका ऑप्शन 3 है, द रीडिंग आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम द टेलीस्कोप हैंस अपीयर इन्वर्टेड, मतलब इसमें इन्वर्टेड देखा जाता है सॉलिड में, देयर फॉर रीडिंग आर टेकन फ्रॉम डाउनवर्ड। ओके, याद रखें इस बात को। सॉलिड को कि इन्वर्टेड होती है रीडिंग। अब आता है फोल्डिंग स्टाफ। इसमें फोल्डिंग भी इसी के टाइप का होता है। सेल्फ स्टाफ के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, फोल्डिंग और टेलीस्कोपिक। इसमें टेलीस्कोपिक दे रखा है, तो टेलीस्कोपिक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बस सी का फोर्थ, कि इट हैज़ 3 टेलीस्कोपिक लेंथ ऑफ 1.5 and 2 मीटर विच स्ट्रेच आउट नॉर्मली, फुली नॉर्मली इट्स टोटल लेंथ इज़ 5 मीटर। ठीक है, तो 15 का ए इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डैश रेफर टू डिस्पर्शन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज इन एयर। सही विवरण छांटिए
कि हवा में सूक्ष्म आकार माइक्रोस्कोपिक साइज के ठोस या तरल कणों को के फैलाव को संदर्भित करता है एरोसोल। 16 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट्स द below स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्टेन बाय टेक्योमेट्री ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है? रिक्वायर स्लोप करेक्शन, नहीं, स्लोप करेक्शन तो हम चैन में पढ़ते हैं, पुल करेक्शन भी चैन में पढ़ते हैं। डो नॉट रिक्वायर स्लोप एंड पुल करेक्शन। डी ऑप्शन क्या है? रिक्वायर पुल एंड स्लोप करेक्शन। तो डी भी कट गया, बी भी कट गया, ए भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसमें पुल और स्लोप करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये सब चैन में करेक्शंस होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, इन द प्रोसेस ऑफ मेटलाइजिंग विच मेटल इज यूज इन द प्रेजेंट प्रैक्टिसिंग ऑफ पेंटिंग ऑफ ब्रिजेज इन इंडियन रेलवे। इसका राइट आंसर होगा जिंक। देखो ये रहा कि हम वाई डू आयरन ब्रिजेज यूज जिंक कोटिंग। इसका मतलब कंफर्म है कि आयरन ब्रिजेज पर जिंक की कोटिंग करते हैं। वो क्यों करते हैं? प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, जो कोरोजन मतलब जो जंग लग जाता है उसको बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक लेयर प्रिवेंट आयरन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर, ड्यू टू दिस द कोरोजन प्रोसेस इज कंसिडरेबली स्लो डाउन, हैंस कोटिंग आयरन विथ जिंक प्रिवेंट आयरन कोरोजन, मेकिंग इट वेरी यूजफुल फॉर मेटल ऑफ ब्रिजेस। ओके, तो अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वुड बी द टोटल प्रेशर ऑन ए सबमर्ज्ड ब्लॉक मेकिंग an angle O with the fluid surfaces, making angle with fluid surface, तो एक्स ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है घटते हुए क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, शटरिंग फॉर्मिंग सोफिट ऑफ स्लैब, शटरिंग फॉर्मिंग soffit of a beam girder, shutting forming the vertical walls faces of walls, heavy loaded शटरिंग। तो हमें पता है कि वर्टिकल फेसेस के लिए शटरिंग हम क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ शटरिंग की पूछ रहा है ना, कि सबसे कम समय किस में लगता है, तो उससे ही शुरुआत करते हैं। बढ़ते हुए क्रम मतलब ज़्यादा टाइम किस में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें पता है वर्टिकल फेसेस वर्टिकल कॉलम्स में वगैरह में 12 घंटे से 14 घंटे के बीच में लगते हैं, 12 से 24 घंटे के बीच में। तो सबसे पहले सी इज़ द फर्स्ट वन, तो सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, अब इसमें सी से के बाद ऑप्शन से देखते हैं, डी और ए दे रखा है, तो पहले डी और ए पे चलते हैं। कि हमें पता है शटरिंग ऑफ फॉर्मिंग सोफिट और स्लैब और हैवी लोडेड शटरिंग में से इन दोनों में से कौन सा पहले चूज़ करेंगे जिसका खुलता होगा? स्लैब ऑब्वियसली, तो ए इज़ द राइट, ए आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद बी है शटरिंग फॉर्म से बी में गर्डर। ठीक है, फिर कॉलम हैवी लोडेड का आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल राइट। डैश इज प्रिवेंटेड बाय द shear reinforcement डायगोनल टेंशन, 21 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है इसमें? प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में दे रखा है। ए ऑप्शन सबसे पहले दे रखा है इसने, ए को ले लो सबसे पहले कि सिलेक्ट ओ पॉइंट लेंगे हम टू लोकेट एंड विजुअल फ्रॉम इट। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ई, खुद ही ई दे रखा है, तो ई भी हो जाएगा। सेट अप द ओ लेवल सेलेक्ट कर लिया, लेवल सेलेक्ट अ पॉइंट ओ ऑन द शीट सो दैट द एक्सट्रीमली ओवर स्टेशन ऑन द ग्राउंड। मतलब ई क्या दे रहा है? टेबल को ओ पर सेट करें, इसे लेवल करें, शीट पर एक बिंदु ओ का चयन करें ताकि ये ज़मीन पर ओ स्टेशन से ठीक ऊपर हो। बिल्कुल बढ़िया। अब सी और डी में देखना हमें कौन सा होगा। ओबियसली सी ही होगा, क्योंकि इसने इतने सारे सी दे रखा है तो सी ही होगा। फिर भी देख लेते हैं। चुंबकीय मेरिडियन की दिशा को चिन्हित करें। बिल्कुल सही बात है, पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को ही सेलेक्ट करते हैं। और ऑप्शन क्या था? डी दे रखा था।
centering elided on O, bisect the object of traverse A, B, C and D. सेलेक्ट बाइसेक्ट एलिडेट को तो बाद में करते हैं, पहले डायरेक्शन मैग्नीट्यूड की करते हैं। तो सी तो आ गया ये, तो ए ई सी 3 ऑप्शन में है, ठीक है। अब ये देखना है हमें, डी आएगा, सी वाला सी ऑप्शन तो कट गया, ए बी और डी ऑप्शन में से देखने हमें, तो डी और एफ में से कौन सा पहला आएगा। डी तो सेंटरिंग एलिडेड और नॉन बाइसेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रैवर्स ए बी सी डी होगा। ए डी और एफ में देखना था ना हमें, तो एफ क्या है, मेजर द डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी प्लॉटेड कन्वर्जेंस स्केल ए बी सी एंड डी। नहीं ये तो नहीं, ये तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। बी क्या है, जॉइन द पॉइंट्स ए बी एंड सी ऑन द पेपर। अच्छा, मेजर डिस्टेंस ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड प्लॉटेड टू कन्वीनियंट स्केल टू लोकेट ए बी सी एंड डी। जब ए बी सी पहले बन रहे फिर बाद में जॉइंट तो बी होगा ना, तो टू लोकेट ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली और जॉइन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द पेपर। तो बी लास्ट में आएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा 22वें का ए होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द मेजरमेंट इज ट्रू फॉर कैलकुलेटिंग डैम्प फोर्स। तो इसका क्या है, टिपिकली गिवन इन मीटर क्यूब, बिल्कुल गलत, मीटर स्क्वायर में होती है। ऑप्शन नंबर बी देखें, मेजर एज पर ड्राइंग, स्टैटिक थिकनेस, द डिस्क्रिप्शन मस्ट बी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क, फिनिशिंग, क्योरिंग एसेट्रा। ऑप्शन नंबर सी, इट आल्सो इंक्लूड्स द ग्राउटिंग, नहीं ग्राउटिंग में तो नहीं होता। इट हैज़ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल स्पेसिफाइड, ये भी गलत हो गया। तो बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द वन दैट कैन एस्टिमेट यूजिंग सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, हेक्सागोनल, सर्कुलर, ऑक्टोगोनल। डी इज़ द राइट आंसर। Question number 25. Considered a T-beam structure for light loading of a continuous beam. What is the range of the ratio between the total depth with total span? इसका क्या कह रखा, लाइट लोडिंग कह रखा है इन्होंने, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इतना तो ज़्यादा होगा नहीं, ए और बी तो वैसे ही कट गए, और इतना कम भी नहीं होगा कि 1 और 2। एक बात देखी मैंने अब तक की, अगर आपको जो मुझे पहला हिंट अब तक में जो देना है पेपर के बारे में, कि ऑप्शंस उसने 1 या 2 आसान जान कर रखे हैं जेई लेवल के। पेपर देखने में लगेगा टफ है जो ऊपर से पढ़ेंगे। पहली बात तो जब करने बैठेंगे तो क्वेश्चन होते जाएंगे, और ऐसे ही वो पेपर सेलेक्ट अगला करेंगे कि देखने में लगेगा भारी है, पर जब करने लगेंगे तो लगेगा हाँ ये पढ़ा हुआ है। और सबसे मज़े की बात ये हो रहा है कि उसने जो ऑप्शन 2 ऑप्शनों का चुनाव तो उसने ऐसा किया है बहुत आसान का, कि पहले ही ऑप्शन का चुनाव उसने ऐसा दिया है कि पहले से आप समझ जाओगे कि ये होगा। लेकिन थोड़ा सा उसने ये भी देखा है कि दूसरा ऑप्शन भी, उसने 2 ऑप्शन दिए हैं आसान, कि एक से नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरे ऑप्शन के लिए भी, ये चीज़ है। अगर पकड़ लिया आपने दूसरे ऑप्शन को भी, तब तो हो जाएगा एकदम बढ़िया सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो आपने अगर ध्यान से करेंगे, चाहे पढ़ा भी ना हो, थोड़ा ऊपर से तुम्हें वैल्यूज़ हल्की फुल्की याद हो। खैर मुझे ये वाला क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने अभी देखा है कि ए और बी तो होगा नहीं कि इतनी ज़्यादा वैल्यू कि 1/200 1/250, 100 150 ये भी नहीं होती। और देखो सी ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, 1/2 और 1/4, इतना छोटा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये लाइट के लिए। और एक बार देख लेते, तो ये देखो अब
डेप्थ ऑफ बीम, ये टी बीम और फ्लैंज बीम चैप्टर में है। कम भार के लिए पार्ट 15 से पार्ट 20 तक, मध्य भार के लिए पार्ट 12 से पार्ट 15 तक, भारी भार के लिए पार्ट 10 से पार्ट 12 तक। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा हमारा क्या ऑप्शन था। आ जाओ, तो यहाँ से आ जाता है हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से कोई डिटेल में आपको नहीं कराया होगा किसी ने, थोड़ा टाइम लगा पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। अच्छा लगता है, मेहनत करने में भी मज़ा आता है। क्वेश्चन नंबर 26, soil layer of depth h is divided into sub-layer of the thickness t. To ease out of the calculation of the settlement of soil layer, you wish to calculate the final settlement by performing some operation on each thin layer. Which of the following option will help you to find out the total settlement of the layer? ठीक है, ये हो गया। ऑप्शन ए के डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर, स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर, प्रोडक्ट, सम। ये आ जाएगा स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर्स। कि मृदा की परत के इस सेटलमेंट की गणना का आसान बनाने के लिए गहराई एच की एक मृदा की परत को मोटे टी के ऊपर परत सब लेयर के लेयर्स में विभाजित किया गया है। आप प्रत्येक पतली उप परतों में कुछ ऑपरेशन करके फाइनल सेटलमेंट की गणना करना चाहते हैं, तो निम्न में से कौन सी विकल्प होगा? वो हो जाएगा अपना स्क्वायर ऑफ द इंडिविजुअल सेटलमेंट ऑफ द वेरियस थिन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये नॉर्मली हम पढ़ते नहीं हैं इसको। क्लास 7, क्लास 4, क्लास 1 और क्लास 6। देखो, इसमें भी अगर हम दिमाग लगाएं ना तो इसे तब भी कर सकते हैं कि इसने ऑप्शन मॉडरेटेड, डिफ़िकल्ट टू एक्सकवेट, ईजी टू एक्सकवेट रॉक एंड सिमिलर सॉइल, हार्ड टू एक्सकवेट रॉक और टॉप सॉइल। अगर हम इसमें जो है 7 लेयर्स तक होती है, मुझे पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें नॉर्मली 7 लेयर्स तक होती हैं। ठीक है, अब इसने पूछा कि पहली लेयर क्लास 1, तो क्लास 1 या तो दिमाग लगाएं, या तो होगा तो हार्ड टू एक्सकवेट रॉक होगा, या तो बहुत हार्ड होगी भाई, या फिर टॉप सॉइल होगी, मतलब बहुत आसानी से उतर जाने वाली सॉइल, टॉप सॉइल, बिल्कुल ऊपर की सॉइल। अब देखें क्लास सी का जो है फोर्थ, देखते हैं कौन से में है। सी का फोर्थ बी और डी में है। मैंने क्या कहा है, क्लास 1 या तो हार्ड टू एक्सकवेट भी हो सकती है ना। ये पहले सॉफ्ट, फिर हार्ड, थोड़ा फिर मीडियम हार्ड, फिर वेरी हार्ड, ऐसे जाएगा ना। तो थर्ड तो दे नहीं रखा, इसका मतलब हम सही हैं कि क्लास 1 जो है टॉप सॉइल होती है। अब इसके बाद कौन सी आती है? मॉडरेट, डिफ़िकल्ट टू एक्सकवेट, ईजी टू एक्सकवेट रॉक एंड सिमिलर सॉइल्स, हार्ड टू एक्सकवेट रॉक। तो हमने देख लिया कि सबसे लास्ट का ऑप्शन क्या होगा? हार्ड टू एक्सकवेट रॉक होगा। तो क्लास 7 का थर्ड आ जाएगा, मीन्स ए का 3। अब ए का 3 जो है ऊपर के 2 में है, और हमने डी का फाइंड आउट कर, सी का फाइंड आउट कर ही लिया, सी का हमें फोर्थ मिला था, तो बी इज़ द राइट आंसर। 27 का बी। ठीक है, क्लास 7 हार्ड टू एक्सकवेट, क्लास 4 1 हो जाएगा फिर तो, मॉडरेट, डिफिकल्ट टू एक्सकवेट। ठीक है, क्लास 6 इजी टू एक्सकवेट रॉक एंड सिमिलर सॉइल, डी का दूसरा।
अभी भी ऑप्शन में ये हो सकता है कि इसने मॉडरेट से पहले इजी क्यों ले लिया। ए का थर्ड पता चल गया, ठीक है, और हमें क्लास 1 का सी का फोर्थ हो गया, सी का फोर्थ, ए का 3, तो राइट आंसर तो बी है ना, तो बी का 1 होगा, बी का 1, बी का 1 मतलब क्लास 4 मोड रिलेटेड डिफ़िकल्ट टू एक्सकवेट, बिल्कुल सही है। सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है, डी का दूसरा है, क्लास 6 इजी टू एक्सकवेट, बिल्कुल सही। द क्वेश्चन नंबर 28, 29 का बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 27 का बी, 28 का द प्रोसेस टू रिमूव डस्ट, मील, स्केल ऑक्सीडाइजेशन एंड ऑयल ओल्ड पेंट with the use of high velocity impact of the abrasive sand and grit is known as, ठीक है। द रिजल्ट ब्लास्ट, मैनुअल हैंडलिंग, फ्लेम क्लीनिंग, सरफेस की क्या कह रहा है, द प्रोसेस टू रिमूव रस्ट, मील, स्केल एंड ओल्ड पेंट्स विद द यूज ऑफ हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ द एब्रेसिव इज नोन एज, वो हो जाएगा हमारा सरफेस वॉशिंग, ब्लास्ट क्लीनिंग या मैनुअल हैंड क्लीनिंग, इसका कुछ कह नहीं सकते। रिमूव डस्ट, सरफेस वॉशिंग की द प्रोसेस टू रिमूव रस्ट, मील, स्केल ऑल पेंट्स विद द हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट ऑफ सैंड। इसका बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर मैं होता तो मैं शायद ब्लास्ट से तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि विस्फोट करना जैसा, तो ए हो सकता है सरफेस वाला, ठीक है। 28 का ए। 29 का विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व शुड यू यूज़ व्हेन यू वांट टू फ्लो वाटर टू बी इन वन डायरेक्शन, ये तो हो जाएगा रिफ्लेक्स वाल्व, ठीक है। 30 का डिटेल एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट। रिवाइज का हमें क्या पता है, प्रिपेयर व्हेन द कॉस्ट एक्सीड मोर देन 5%, तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, ए सी डी होगा, ठीक है। बी तो कट गया। डिटेल एस्टिमेट इंक्लूडिंग डिटेल एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, ए का थर्ड, जब ए का थर्ड कह दिया इसने, सी ऑलरेडी कट ही गया था, ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर, मीन्स ए का 3, ठीक है। बी का फोर्थ, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, प्रिपेयर व्हेन द, बी का फोर्थ, नहीं 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 नहीं, रिवाइज एस्टिमेट सी का आएगा ना फोर्थ, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए। पर ए में प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट ए का थर्ड जाएगा, ठीक है। बी और सी में से कोई सा होगा, अब कंफ्यूज हो गया था मैं। डिटेल एस्टिमेट हो जाएगा, इंक्लूड डिटेल एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, ए का थर्ड। अब बी का, बी का हमने देखा नहीं, रिवाइज देखा हमने, रिवाइज वाला सी का फोर्थ है, तो सी इज़ द राइट आंसर पक्का। सप्लीमेंट्री क्या होता है, एस्टिमेट ऑफ द एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिल्कुल सही। रफ क्या होता है, प्रिपेयर फॉर अप्रॉक्स रेट इनिशियली, बिल्कुल डी का दूसरा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। डैश इज preliminary inspection of the area of the survey theodolite traversing, reconnaissance, D is the right answer, 31 का D। Question number 32, out of the following option what will represent the horizontal angle between the magnetic meridian and true meridian declination। Question number 33, match the following air pollutant with their respective oxide of sulfur, liberty, mercury, हाइड्रोजन। इसका मुझे कंफर्म नहीं पता, पर मैं सोच रहा हूँ कि डी फ्लोराइड्स जो है वो दांतों के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो डी का शायद 2 हो जाए, वाटर ट्रीटमेंट है इसमें, डी का दूसरा, तो डी का दूसरे से सी और डी,
COD, सी का तो थर्ड है ही, सी का थर्ड। हाइड्रोजन सल्फेट क्या होता है? ग्लास एंड सिरेमिक से, सीमेंट फैक्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ए का फोर्थ है या ए का 1। ऑक्साइड ऑफ सल्फर पेस्टिसाइड्स में डालेंगे या नहीं? और बी का मरकरी, मरकरी तो पेस्टिसाइड्स में नहीं डालेंगे, बी का 1 तो नहीं होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, सिंगल रूम साइज दे रखा है 5 और 6, 5 बाई 6 का मीटर में, इनक्लोज बाय 20 सेंटीमीटर थिक वॉल। थिक वॉल दे दी, साइडों की जो वॉल है वो 20 सेंटीमीटर की है। रिक्वायर फाउंडेशन ट्रेंच 60 सेंटीमीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। बिल्कुल सही। तो इसको क्या करेंगे? सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। एक स्क्वायर बना लिया, 5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, ठीक है, 20-20 सेंटीमीटर की है, तो 20-20 जोड़ देंगे, 10 उधर से 10 इधर से, तो दोनों में ही 20-20 जोड़ देंगे, 5.2 इंटू 6.2, ठीक है, ये तो एरिया हो गया। अब ट्रेंच की लंबाई कितनी हो रही है, गहराई और चौड़ाई 8 6 48, 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करके 0.48 और 5 गुणा 2 इंटू 6.2, तो इसका जो होगा सेंटर लाइन मेथड से निकाल लेंगे कि 5.20 6.20 इंटू 60 इंटू 80 करके इस कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा 10.94। इतना ज़्यादा तो वैसे भी नहीं आता, 109 12 120 तो नहीं आता, ठीक है, तो इसका आ जाएगा राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द वाटर रिक्वायर्ड ऑफ द कंक्रीट मिक्स इन वाटर। सीमेंट रेशियो 0.6 दे रखा है, वाटर कितना निकालना है, और सीमेंट WC इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा W6 इज इक्वल टू 42 42 को 3.78 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.11 या 1.66, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट रिलेटेड टू टेक्योमेट्री। टेक्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, मल्टीप्लाई एडिटिव है, बिल्कुल सब्सटेंस बार भी है, स्टेडी मेथड भी, रेडिएशन मेथड ऑफ सर्विंग ये नहीं है, रेडिएशन जो करते हैं प्लेन टेबल में करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ पे डिपेंड करती है, 37 का बी। 38, कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इफ इट इज fetch a net annual income of ₹1500 and the highest prevailing rate of 5%. तो 5 से 15, 15 इंटू 5 से 15, 15 डिवाइडेड 5 इंटू 100, 5 से 15, 30,000 आ गया। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कनेक्ट द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। मेरे हिसाब से तो अगर ये सोइल का है, अगर स्टेट पूछता है तो कम वाली स्टेट हो जाती है, लिमिट पूछता है तो हाई वाली लिमिट हो जाती है, तो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में सॉलिड यस हो जाएगा, 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40, टेस्ट ऑफ सैंपल कीपिंग द मोटर फिलिंग फेज ऑफ वेट फ्लैश कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन डाउन द क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये थोड़ा बहुत लंबा क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसको भी। इस क्वेश्चन को अभी मुझे नहीं आ रहा समझ में, थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाद में देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 41, इरेगुलर प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द बॉडी ऑफ द टिम्बर बिकॉज द शॉक एट द यंगर एज इज नोन एज, हो जाएगा बोल्ड, ठीक है, इसका हो जाएगा बर्ड। फॉक्सीनेस तो हमारा वो होता है वेंटिलेशन जो कम हो तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द सॉइल गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड इट्स प्लेस ओरिजिन। अपने ही उत्पत्ति स्थान पर वहीं पर रहती है, जब मिट्टी की पहचान करें
जो अपने मूल स्थान ओरिजिन पर ही जमा हो जाती है उसको रेसिडुअल सोइल बोलते हैं। ग्लेशियर जो होता है वो तो आइस से होता है। ट्रांसपोर्टेड सोइल एयर वाटर विंड कुछ भी हो सकते हैं। एओलिन रनिंग वाटर से, एओलिन विंड से। लोइस इज द एग्जाम्पल। ये किसका वो है मेथड, कौन सा मेथड है प्रिंटेबल का? अगर बी और सी तो कट गया, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। रेडिएशन, रेडिएशन तो नहीं होगा इसमें। ये इंटरसेक्शन मेथड होगा 43 का डी। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल टूल्स फॉर डायरेक्ट कंप्यूटेशन एंड डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंगल। कि पोर्टेबल टूल्स में आता है, पोर्टेबल टूल में आता है तो इसको बोलते हैं हम सर्वेयर, नहीं प्रिज्मेटिक कंपास। क्योंकि सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, तो प्रिज्मेटिक कंपास इज़ द राइट आंसर होना चाहिए 44 का ए। क्योंकि सर्वेयर कंपास में ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में नहीं करते हैं, इजीली कैरेबल होता है। विच एब्जॉर्बेंट इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल एज पर, पता नहीं इसका, देखते हैं एक बार सर्च करके देख लो। इसमें दे रखा है दिस मेथड वाटर कंटेंट इज डिटरमाइंड फॉर द गैस प्रेशर डेवलप बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ फ्री वाटर ऑफ द सोइल सैंपल। एब्जॉर्बेंट कैल्शियम कार्बाइड है इसका, तो 45 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ये बताना है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग साइंस पार्टिकल विद डायमीटर जिसका डाया 0.002 mm आर टर्म एज स्मॉलर देन 0.002 वो होती है क्ले, ठीक है। वाइल दोज डायमीटर बिटवीन 0.006 से 0.006 mm ये हो जाएगी सिल्ट, एंड दोज बिटवीन 0.006 से 2 mm तक हो जाएगी सैंड। और उसके बाद डैश एंड द पार्टिकल डायमीटर मोर देन 2 mm ग्रेवल, तो बी इज द राइट आंसर। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल। ठीक है 46 का बी। 47 प्रिज्मेटिक कंपास इज मेनली यूज्ड measure horizontal angle to measure vertical to measure slope distance to right angle तो बिल्कुल नहीं नापते। find the bearing of traversing to find included angle to make the position of station, ये हो जाएगा A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 48 चैन दे रखी है और लेंथ दे रखी है, तो ऐसे को पकड़ो जो हमें बिल्कुल पता हो। रिवेन्यू आ गई, रिवेन्यू पकड़ लो। रिवेन्यू आर 33 फीट, लेंथ ऑफ द 33 फीट हेड हैज़ 16 लिंक, तो डी का थर्ड कौन सा है? बहुत ऑप्शन है इसमें, डी के थर्ड में, पर ऑप्शन नंबर 2 कट गया है ना, तो जब ऑप्शन नंबर 2 कट गया तो सी का दूसरा या चौथा दे रखा है, तो ये देख लेते हैं सी का दूसरा या चौथा। इंजीनियर्स चैन सी का दूसरा या चौथा। लेंथ इज 100 फीट एंड 100 लिंक ब्रास टैग्स आर इंस्टॉल एट एवरी 10 मीटर, ठीक है। और चौथा वाइडली यूज आर एंड अवेलेबल इन लेंथ 5, 10, 20, 30 मीटर। नहीं, इंजीनियर्स चैन्स तो ये होगी नहीं, ये तो मीटर में है, तो मैट्रिक चैन होगी ये ज़रूर। तो ए का या तो फोर्थ है, ए का फोर्थ और सी का दूसरा, सी का दूसरा ए का फोर्थ, सी का दूसरा ए का फोर्थ, ये हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ए का फोर्थ, बी का 1। सर्वेयर चैन को हम पता गंटर चैन बोलते हैं, ये अच्छे ध्यान रखना जी। सर्वेयर चैन को लेंथ इज 66 एंड हैज 100
widely used for land measurement as a square chain make 1 acre. C is the right answer. रिवेन्यू चैन को मत कॉम्प्लेक्ट कर देना उसके साथ, सर्वेयर चैन के साथ। गंटर चैन ही सर्वेयर चैन है। You have to construct 49 question. You have to construct a building underwater. Identify the kind of the lime used. Hydraulic lime इस्तेमाल करेंगे पानी के अंदर। 49 का B. Question number 50. Heavy loaded RCC column and RCC arches of long span use mortar composing of cement, sand, aggregate in which of the following ratio? तो हैवी लोडेड आरसीसी कॉलम एंड आरसीसी बीम कह रखा है, तो इसका तो यही इस्तेमाल कर लेंगे हम। सी काट दो, 1 5 10, डी काट दो 1 4 8, और ए आरसीसी कॉलम कह रहा है तो हम इतना पतला भी नहीं लेंगे कि 1 4 8। M15 ही हमारा क्या होता है, M3 M15 1 2 4 होता है, ठीक है। तो ये 1 2 2 50 का ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि M20 हम आरसीसी में इस्तेमाल करते हैं। M20 का रेशो 1 1.5 3, 1.5 और 3, बी तो फिर भी ज़्यादा जा रहा है। 50 का ए इज़ द कन्फर्म राइट आंसर। रूफ ट्रस कौन सी है ये होगी कपल क्लोज रूफ, ठीक है। और बाकी का क्वेश्चन आगे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।